जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री आपकी #जियो। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात कर रहे हैं क्लास 12th के सॉल्यूशंस। इसको इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल के आते हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस, एक एक नंबर, दो दो नंबर और साथ ही साथ 3-3, 5-5 नंबर वाले क्वेश्चंस भी यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं। और साथ ही साथ यहां पर नीट और जेईई मेंस में बहुत सिलेक्टिव क्वेश्चंस निकल के आते हैं। तो उन्हीं सिलेक्टिव क्वेश्चंस को करने के लिए मैं आपके लिए लाया बिल्कुल सिलेक्टिव नोट्स। और सिलेक्टिव नोट्स बोले तो नोट्स ऐसे कोटा जैसे, बिल्कुल नोट्स सिलेक्टिव मिल रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर सॉल्यूशन। बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो सॉल्यूशन की अगर सबसे पहले मैं बात करता हूं तो सॉल्यूशन होता क्या है? तो सॉल्यूशन सिंपली हमारे पास क्या होता है, हम क्या समझेंगे? सॉल्यूशन को कहेंगे मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस। ये सब्सटेंस का क्या है? मिक्सचर है। सब्सटेंस का मिक्सचर है, यानी कि कंपोनेंट का मिक्सचर है। अब हमारे पास बात निकल के आती है, क्या सॉल्यूशंस केवल और केवल लिक्विड फेज में होता है? नहीं, ये जरूरी नहीं है कि सॉल्यूशन केवल और केवल लिक्विड फेज में होता है ना। यानी कि जो मैटर है, मैटर के तीनों स्टेट में जो है हम बात करें सॉलिड या फिर लिक्विड या फिर गैस, तो सॉल्यूशन सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है, सॉल्यूशन गैसेस स्टेट में भी हो सकता है, ऐसे ही सॉल्यूशन जो है लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है। क्योंकि हमने अब समझ लिया है सॉल्यूशन का मतलब है केवल मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस या फिर मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट। वो मिक्सचर किस चीज का होता है? वो मिक्सचर की अगर बात करें, मिक्सचर ऑफ की बात करें तो मिक्सचर किसका होता है? वो रिएक्टेंट। तो हम यहां पर समझेंगे कि रिएक्टेंट का मिक्सचर होता है। और जो मिक्सचर बनता है उस मिक्सचर को क्या कहते हैं? यानी कि उस मिक्सचर को कहते हैं हमारे पास प्रोडक्ट। समझ में आया? यानी कि रिएक्टेंट का मिक्सचर और वो मिक्सचर जो बन रहा है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। अब सबसे पहले हम ये बात समझ लेते हैं कि यहां पर रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। तो हम इस बात को ध्यान रख रहे हैं कि रिएक्टेंट जो है यहां पर वह पुराने सब्सटेंस होते हैं जो आपस में रिएक्ट करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शंस में। तो हम बोल रहे हैं कि जब सबसे पहला पॉइंट यहां पर लिख रहे हैं कि रिएक्टेंट वो सब्सटेंस, वो ओल्ड सब्सटेंस है, हम बोलेंगे ओल्ड सब्सटेंस कैन रिएक्ट, old substance can react in chemical reactions। कि जो है किसी भी केमिकल रिएक्शंस में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो पुराने सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। और उस रिएक्शंस के दौरान जो नया कंपाउंड हमारे पास बनता है, जो नया सब्सटेंस बन के आता है, उसको क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। तो हम बोलेंगे new substance are formed during chemical reactions। तो हम बोल रहे हैं कि केमिकल रिएक्शंस के दौरान जो नया सब्सटेंस बन रहा है उसी नए सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं बच्चों? प्रोडक्ट कहते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट जो ओल्ड सब्सटेंस है, तो उन ओल्ड सब्सटेंस के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है और यहां पर न्यू सब्सटेंस के बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं यहां पर बॉन्ड ब्रेक बिटवीन ओल्ड सब्सटेंस, है ना। ओल्ड सब्सटेंस के बीच में बॉन्ड टूट रहा है और न्यू सब्सटेंस के बीच में बॉन्ड बनता है। तो हम यहां पर लिखेंगे बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन न्यू सब्सटेंस। यहां पर न्यू सब्सटेंस के बीच में बॉन्ड बनता है, तो इसी तरह से हम इसको प्रोडक्ट कह रहे हैं। तो समझ लेते हैं इस पॉइंट को। मान लीजिएगा कि यहां पर हमारे पास रिएक्टेंट है ए और साथ ही साथ यहां पर रिएक्टेंट है बी। तो हम बोल रहे हैं ए के बीच में इस तरह से बॉन्ड बन रहा है, बी के बीच में इस तरह से बॉन्ड बन रहा है। तो जब ये पुराने रिश्ते टूटेंगे तभी जाके इनके बीच में बिल्कुल नया रिश्ता निकल के आएगा। तो पुराने रिश्ता टूटना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उस पुराने रिश्ते टूट करके आता हमारे पास एक नया रिश्ता निकल के आएगा। यानी कि जब पुराने बॉन्ड ब्रेक होंगे तभी हमारे पास नया बॉन्ड बनेगा और उस नए बॉन्ड की वजह से जो सब्सटेंस बनता है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहेंगे। तो इसका मतलब यहां पर केमिस्ट्री हमें क्या समझाती है? केमिस्ट्री समझाती है कि पुराने टूटने जरूरी हैं, यानी कि पुराने बिछड़ने जरूरी हैं, तभी तो नए है। तो कभी भी जो है मायूस नहीं होना, क्योंकि जब पुराना जाएगा तभी तो नया आएगा।
ध्यान रख रहे हो ना? यानी कि कभी भी ऐसे नहीं सोचना कि यार मेरा दोस्त मुझे छोड़ के चले गया, मेरी दोस्त मुझे छोड़ के चली गई और मायूस होके बैठ गए, बिल्कुल ऐसे तो ऐसे नहीं रहना, क्योंकि इस तरह से केमिस्ट्री से सीख लो, कुछ तो सीखो कि जब पुराना जाएगा तभी तो नया आएगा, तभी तो एक नई शुरुआत होगी, है ना? तो खुश रहा करो, एंजॉय किया करो बस चीजों को। तो ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं यहां पर अपनी केमिस्ट्री की तरफ आ जाते हैं। हमने बोल दिया कि इस तरह से ये रिएक्टेंट होता है, इस तरह से ये प्रोडक्ट होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं रिएक्टेंट की तरफ। इतना समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं रिएक्टेंट की तरफ। तो चलिए अब हम बात करेंगे इस रिएक्टेंट की कि ये रिएक्टेंट होता क्या है। ये रिएक्टेंट फर्दर दो कंपोनेंट से मिलकर बना है। एक सबसे पहला है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट, है ना? अगर हम इसकी बात करते हैं रिएक्टेंट की, तो ये फर्दर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो कंपोनेंट से मिलकर बना है। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलते हैं तभी जाके क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। क्या बनता है बच्चों? सॉल्यूशन, और उसी को हम क्या कह रहे हैं? प्रोडक्ट। यानी कि प्रोडक्ट फॉर्म सॉल्यूशन बन रहा है और रिएक्टेंट के दो कंपोनेंट है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं यहां पर जो है सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, देन सॉल्यूशंस यहां पर क्या होता है। तो हम बात कर रहे हैं सॉल्यूट को। अगर इन जनरली हम सॉल्यूट को समझते हैं, यहां पर स्टार मैं बना रहा हूं, स्टार इसलिए बना रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन जनरली हम सॉल्यूट को कहते हैं तो इन जनरली सॉल्यूट क्या होता है कि भाई जो अपनी कम मात्रा में पाया जा रहा है, जो लेस अमाउंट में पाया जा रहा है, उसको क्या कह रहे हैं? सॉल्यूट। इन जनरली क्या कह रहे हैं कि जो लेस अमाउंट में पाया जा रहा है, किसमें? लेस अमाउंट में पाया जा रहा है उसको सॉल्यूट कहेंगे, और उसी में जो लार्ज अमाउंट में पाया जा रहा है, लार्ज अमाउंट में जो पाया जा रहा है उसको सॉल्वेंट। यानी कि जो भी सॉल्यूशन में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं, और जो सॉल्यूशन में कम मात्रा में पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्यूट। यानी कि हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि रिएक्टेंट का ऐसा कंपोनेंट जो कम मात्रा में है उसको सॉल्यूट कहते हैं, और रिएक्टेंट का ऐसा कंपोनेंट जो ज्यादा मात्रा में, जो लार्ज अमाउंट में है, उसको हम सॉल्वेंट कह रहे हैं। ठीक, पर यह बात हमेशा नहीं रहती है, उसको हम समझेंगे कहां पर नहीं रहेगी। पहले हम इसमें समझ लेते हैं लेस अमाउंट और लार्ज अमाउंट की। जैसे हम बात कर रहे हैं कि मान लीजिए हमने 1 चम्मच चीनी लिया और उसको 1 गिलास पानी में घोल दिया, घोला 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 तो क्या बन गया? शुगर सॉल्यूशंस बन गया, है ना? तो वहां पर अगर हम देखें 1 चम्मच जो चीनी होगा वो बहुत कम है और 1 गिलास पानी ज्यादा है, तो हम बोलेंगे वो 1 चम्मच चीनी कम अमाउंट है। तो वो कम अमाउंट हमारे पास क्या हो गया? वो चीनी क्या बिहेव कर रहा है वहां पर? वो चीनी जो है सॉल्यूट की तरह बिहेव करेगा, यानी कि वर्क एज अ सॉल्यूट करेगा। और वो पानी जो है वो ज्यादा मात्रा में है बच्चों, तो वो क्या करेगा? सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा। ठीक, समझ में आ गया? ऐसे हम बात कर रहे हैं दूसरे एग्जाम्पल की। तो दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए हमने 1 चम्मच नमक ले लिया और 1 गिलास पानी ले लिया, तो नमक और पानी को गोला 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 तो क्या बना? सॉल्ट सॉल्यूशन बना भाई। हाँ, तो उस सॉल्ट सॉल्यूशन में जो है वो पानी का जो गिलास है वो लार्ज अमाउंट है तो वो सॉल्वेंट हो जाएगा, और सॉल्यूट जो है हमारे पास वो नमक है तो वो क्या हो जाएगा? यानी 1 चम्मच जो है वो कम मात्रा में, तो वो सॉल्यूट हमारे पास नमक हो जाएगा वहां पर। ठीक, इस सॉल्वेंट के रिगार्डिंग ध्यान दीजिएगा। इस सॉल्वेंट के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर निकल के आता है कि जो सॉल्वेंट है, ये जो सॉल्वेंट है वहां पर H2O की अगर हम बात करें, वाटर की हम बात करें, तो वाटर को क्या कहते हैं बच्चों? यूनिवर्सल सॉल्वेंट का दर्जा भी दे रखा है। यूनिवर्सल हम अगर बात करें तो इस वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। इस यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं इस वाटर को? क्योंकि ये वाटर, अगर हम बात करें, ये वाटर क्या करता है? मैक्सिमम ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स को डिसॉल्व कर देता है, इस वजह से इसको इस यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। हम बोल रहे हैं ये मैक्सिमम ऑफ सॉल्यूट को क्या कर रहा है? कैन डिसॉल्व। ये मैक्सिमम ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व कर देता है, इस वजह से इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। यानी कि अगर हम कुछ भी सॉल्यूट इसमें डालें तो उनमें से ये मैक्सिमम सॉल्यूट, जितने भी सॉल्यूट हैं उनमें से मैक्सिमम सॉल्यूट को ये डिसॉल्व कर देता है। ऐसी क्या प्रॉपर्टीज है इसके अंदर कि ये मैक्सिमम सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहा है? तो वह प्रॉपर्टी है इसके अंदर डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। अगर हम बात करें तो इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। तो हम यहां पर लिख रहे हैं इसका मैक्सिमम डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। अब बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? तो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को तुम पढ़ोगे
ट्वेल्थ क्लास की फर्स्ट यूनिट में है ना, यानी फिजिक्स जब पढ़ोगे तो फिजिक्स में फर्स्ट यूनिट में है, ट्वेल्थ क्लास में, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये इसका मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम वैल्यू कितना, 80 से लेकर 82 के बीच में ये यहां पर निकल के आता है। तो जिस सॉल्वेंट का भी मैक्सिमम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो अच्छे से अच्छा बिहेव करेगा एज अ सॉल्वेंट। तो वाटर का सबसे ज्यादा मैक्सिमम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, इस वजह से वो मैक्सिमम सॉल्यूट को डिसॉल्व कर पाता है और इसी वजह से उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। तो मैं जैसे बात कर रहा था कि हम बोल रहे हैं सॉल्यूट तो लेस अमाउंट में है, सॉल्वेंट लार्ज अमाउंट में, लेकिन कभी कभी इस तरह से आ गया कि दोनों बराबर मात्रा में है, तो तुम किसको कहेंगे, यानी कि यहां पर जो है इस तरह से, इसको बहुत इंपॉर्टेंट हम बात कर रहे हैं कि इफ बोथ आर इन सेम अमाउंट, दोनों किस में है, सेम अमाउंट में है। मान लीजिएगा मैंने फॉर एग्जाम्पल हमने बात कर रहे हैं कि मान लीजिए यहां पर अल्कोहल ले रहे हैं, अल्कोहल है ना, और साथ ही साथ यहां पर वाटर ले रहे हैं, तो क्या बन गया, बच्चे बोल रहे हैं पैक बन गया। अरे पैक तो बना, आगे देख लीजिए, हम बोल रहे हैं इस पैक को हम क्या बोल रहे हैं, सॉल्यूशंस, यहां पर केमिस्ट्री की भाषा में, ठीक। तो मान लीजिए उसने बोला कि ये अल्कोहल यहां पर 50% है ना, और ये वाटर भी यहां पर क्या है, 50% है। तो अब बताइए कि कौन सा यहां पर सॉल्यूट की तरह बिहेव करेगा, कौन सा यहां पर सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि दोनों की मात्रा क्या हो गई, बराबर हो गई। अब आपका ये कंसेप्ट नहीं लगने वाला है, ठीक। तो एक बात ध्यान रखिए, जहां पर वाटर हो तो उसी वाटर को हम क्या कहेंगे, एज अ सॉल्वेंट मानेंगे। क्यों, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि हमने बहुत ही अच्छे से जान लिया है कि वाटर कंसीडर एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि अगर जहां पर दोनों की मात्रा सेम आ गई तो वहां पर हम वाटर को ही कंसीडर करेंगे एज अ सॉल्वेंट, क्योंकि वाटर क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, उसकी मैक्सिमम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, चलो वाटर नहीं दिया कहीं पर, अगर वाटर नहीं दिया तो क्या करोगे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपने आप में रखता है। और ये क्वेश्चंस कहां पर आया है बच्चा, जेई मेंस में ये क्वेश्चंस आया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में रख रहा है, यानी कि जेई मेंस के लिए, नीट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में रख रहा है। मान लीजिए प्रीवियस ईयर में इस तरह से क्वेश्चन कुछ आ रखा था बच्चों कि यहां पर है अल्कोहल, है ना, हाँ मैं अल्कोहलिक हूं, है ना, ऐसा गाना नहीं, तो यहां पर है अल्कोहल और यहां पर है ईथर। क्या बच्चों को अल्कोहल बनाना आता है, ये ROH इस तरह से, और ईथर हमारे पास क्या होता है, ROR, इस तरह से हमारे पास ईथर होता है। अब इन दोनों से मिलकर हमारे पास क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अब वो ये बोल रहा है कि मान लीजिए यहां पर भी ये क्या है, यहां पर भी अल्कोहल हमारे पास 50% है और यहां पर भी ईथर हमारे पास 50% है। तो बताइए इन दोनों में से कौन सा हमारे पास क्या होगा, सॉल्यूट होगा, और कौन सा हमारे पास सॉल्वेंट होगा। तो यहां पर फंस गए, बोल रहे सर ये कैसे होगा, बहुत आसान है, बस हमें एक बात याद रखनी है, कि सॉल्वेंट क्या होगा। सॉल्वेंट के रिगार्डिंग हमें एक बात याद रखनी है, यहां पर सॉल्वेंट के रिगार्डिंग हमें क्या रखना है, एक बात बहुत याद रखनी है। सॉल्वेंट का मतलब होता है कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट तो हो क्या, कम, और वेपर प्रेशर हो ज्यादा, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। जैसे हम इतना समझ लेते हैं यार, तुमने इवेपोरेशन ऑफ सॉल्ट देखा है ना, कि जैसे समुद्र के पानी में सॉल्ट होता है तो वो पानी तो उड़ जाता है और नीचे वो सॉल्ट बच जाता है। तो वो सॉल्ट क्या है, उसमें कम मात्रा में है ना, पानी तो ज्यादा मात्रा में, तो सॉल्ट जो है हमारे पास सॉल्यूट की तरह वर्क कर जाता है और वो पानी जो है हमारे पास किसकी तरह वर्क कर जाता है, सॉल्वेंट। तो हम बोल रहे हैं वो पानी इवेपोरेट क्यों हो रहा है, क्योंकि सॉल्ट से कम है उसका बॉइलिंग पॉइंट, वो आसानी से बॉयल हो जा रहा है, इवेपोरेट हो जा रहा है। तो इस कंसेप्ट को याद रखना, और यहां पर एक फॉर्मूला भी याद रखना कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट। इस बात को भी ध्यान रखना, अगर यह बात ध्यान है तो फिर कोई भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा। तो ध्यान दीजिएगा किस तरह से हम निकालें कि बॉइलिंग पॉइंट किस तरह से कम है ना।
तो यहां पर चलिए ध्यान दीजिएगा, तो हम बोल रहे हैं क्या यहां पर ये अल्कोहल दिख रहा है, तो इस अल्कोहल में एक साइड अल्काइल ग्रुप है और इस ईथर में दोनों साइड अल्काइल ग्रुप है ना। तो यहां पर एक ही साइड अल्काइल ग्रुप होने की वजह से लेस अल्काइल हिंड्रेंस लगता है। जब लेस अल्काइल हिंड्रेंस लगेगा तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैक्सिमम होगी, और यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैक्सिमम होने की वजह से ये क्या होगा, स्टेबल होगा। क्या होगा, स्टेबल होगा। इसके कंपैरेटिवली अगर हम बात करें इसमें, तो यहां पर दोनों जगह से जो है अल्काइल हिंड्रेंस लग रहा है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें लेस बनेगी, है ना, यानी कि लेस इफेक्टिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो यहां पर लेस इफेक्टिव होगी। जब यहां पर लेस इफेक्टिव होगी तो ये लेस स्टेबल होगा, और लेस स्टेबल होगा तो यहां पर हम बोल रहे हैं ये लेस स्टेबल है ना, लेस स्टेबल। अब एक बात ध्यान रखना, ये लेस स्टेबल होने के साथ साथ जब ये लेस स्टेबल है तो ये इजीली बॉयल हो जाएगा, इजिली वेपराइज हो जाएगा, यानी कि इजिली बॉयल हो जाएगा। तो हम बोल रहे हैं यहां पर इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है, और यहां पर जो है बॉइलिंग पॉइंट कम होने के साथ साथ इसका वेपर प्रेशर क्या निकल के आ जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वेपर प्रेशर हाई हो जाएगा। ऐसे ही यहां पर ये स्टेबल है अल्कोहल, तो अल्कोहल जब स्टेबल है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हाई होगा, और वेपर प्रेशर क्या होगा, लो होगा। तो ध्यान दीजिए, हमने सॉल्वेंट के रिगार्डिंग बात करी थी कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट होता है कम और वेपर प्रेशर होता है ज्यादा, उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। तो क्या यहां पर बॉइलिंग पॉइंट किसका, ईथर का कम है, वेपर प्रेशर ज्यादा है, तो हम बोलेंगे ये ईथर ही यहां पर बिहेव कर रहा है, ईथर ही बिहेव कर रहा है एज अ सॉल्वेंट। तो इस तरह से हम यहां पर निकालेंगे। जब भी दो इस तरह से हमारे पास रिएक्टेंट दे रखे हो और सेम मात्रा दे रखी होगी उनकी, तो हमें सबसे पहले वहां पर यह देखना है कि वहां पर जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो और वेपर प्रेशर ज्यादा हो, उसी को हम कहते हैं एज अ सॉल्वेंट। किस तरह से हमने निकाला, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें पता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करता है, किसी भी सब्सटेंस को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करा देता है। तो जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा इफेक्टिव है तो वहां पर ज्यादा स्टेबल सब्सटेंस बन जाता है, और जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम है, कम इफेक्टिव है, तो वहां पर कम स्टेबल सब्सटेंस बन रहा है। तो जब स्टेबिलिटी ज्यादा है तो उस स्टेबिलिटी को बॉयल करना, यानी कि उसको तोड़ना, उसको इवेपोरेट करना, उसको मेल्ट करना उतना ही कठिन हो जाता है। तो हम बोल रहे हैं यहां पर बॉइलिंग पॉइंट जो है ज्यादा है, और जब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन है उनके बीच में। साथ ही साथ यहां पर लेस स्टेबिलिटी है, यानी स्टेबल कम है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम बन रहा है, इस वजह से यहां पर बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, आसानी से बॉयल हो जाएगा, आसानी से इवेपोरेट हो जाएगा, और इसीलिए जो है यहां पर वेपर प्रेशर भी क्या है, हाई। तो इन्हीं दोनों फैक्टर की वजह से हम सॉल्वेंट कंसीडर करते हैं। तो जब ये सॉल्वेंट हो गया तो ये अपने आप में सॉल्यूट हो गया। इज इट क्लियर, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको छाप लीजिए।